हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, आज मैं भाषा विज्ञान पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास की 7-8 क्लासेस आपको दे चुके हूँ। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ शुरू की हूँ। तो जैसे कि ये टीजीटी पीजीटी के सिलेबस को 6 भागों में बांटा गया है, तो हमें 6 पे कार्य करना है। ऐसा नहीं है हम एक ही लेके चलें और बाकी हमारा सब छूटता चले। इसलिए हम कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाए हैं, अब हम भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे, फिर हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। जो जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं हम वहाँ से आप सबके लिए लेके आएंगे। तो आज मैं भाषा विज्ञान लेके आई हूँ। टीजीटी पीजीटी हिंदी में भाषा विज्ञान का अहम रोल है। वहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो उन सब को हम, ये छोटा पार्ट है, तो बीच में इन सब को, जैसे आपके काव्य शास्त्र हो गया और भाषा विज्ञान हो गया, ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं। संस्कृत साहित्य हो गया, संस्कृत व्याकरण हो गया, तो इन सब पे मैं बीच में चर्चा करूँगी ताकि आपका इधर ये सब भी कवर होता चले और बीच में हिंदी साहित्य का इतिहास भी दूँगी। तो ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस टॉपिक को शुरू करती हूँ। चलिए, भाषा विज्ञान। तो देखिए, भाषा विज्ञान पहले हम कोई भी टॉपिक, मतलब कुछ भी शुरू करने से पहले हम उसकी समरी जानते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया, कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा मनुष्य की सार्थक वाणी को कहते हैं। यानी हम जो बोलते हैं, हमारे जो भाव विचार हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। चलिए देखिए, भाषा मनुष्य की सार्थक वाणी को कहते हैं। सार्थक वाणी को कहते हैं। जो भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। भाषा संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। तो देखिए, एक भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी भाषा में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। क्या बोलते हैं वे? उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से। उच्चरित यानी हम जो उच्चारण करते हैं, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति। ध्यान से समझिएगा, उच्चरित ध्वनि संकेत यानी हम जो ध्वनि संकेत हमारे उच्चारण में मुख से हम जो उच्चरित ध्वनि को निकालते हैं, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से जो बोलते हैं, हम कुछ न कुछ तो बातें अवश्य ही बोलेंगे। आपसे बोलेंगे या किसी और सामने वाले से बोलेंगे तो कुछ न कुछ तो बात बोलेंगे, तो उसमें कुछ न कुछ तो भाव रहेंगे ही। चाहे हम किसी को नाम लेके ही बुलाते हैं, तो नाम से बुलाएंगे तभी तो वो जान पाएगा, इशारा से बुलाएंगे नहीं जान पाएगा। तो उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति, अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। विचार विनिमय में आदान प्रदान, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, विनिमय करता है, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। देखिए, इसमें 3 शब्द आया है, यादृच्छिक, रूढ़, ध्वनि संकेत की प्रणाली। तो देखिए, उच्चरित
उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से जो मनुष्य अपने मुख से जिस ध्वनि का उच्चारण करता है, जिन ध्वनि संकेत, जिन शब्दों के माध्यम से सहायता से भाव या विचार, अपने या भाव या विचार को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है या बोलता है, प्रकट करता है, पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा यहाँ तक एक परिभाषा हो गई, या जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी वाणी की सहायता से मनुष्य परस्पर एक दूसरे से, अपने सामने वाले से विचार विनिमय करता है। उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। इसको नोट करिए। देखिए, इसमें जो ये शब्द आया यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत, इसका मतलब ये है भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों को कहते हैं, यानी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे अगर हम किसी को कुछ संकेत के माध्यम से बोले तो उसका वो मतलब सही जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पाएगा, कुछ अन्यर्थ ही अर्थ समझ लेगा। ठीक है, तो जैसे अभी रेलगाड़ी जाती है तो वहाँ पे गार्ड हरी झंडी दिखा के यही संकेत करता है कि अब गाड़ी अब जाने वाली है, और बहुत से लोग उसका सही अर्थ नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए भाषा रूढ़ होती है, भाषा अपने आप में सार्थक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। एक मौखिक भाषा, जो हम अपने वाणी द्वारा मौखिक रूप में बोलते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जिसको हम बोल के प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और एक होता है लिखित भाषा, जिसको हम लिख के बताते हैं, दूसरों के सामने हम लिख के प्रस्तुत करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक है सांकेतिक भाषा, संकेतों के माध्यम से। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा का उतना महत्व नहीं है। ठीक है, चलिए भाषा की परिभाषा नोट कर लीजिए। भाषा की परिभाषा, विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषा दी है। भाषा की परिभाषा देना तो एक कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अपने आप में कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें तर्क छूटे हैं। चलिए तो एक एक करके देखती हूँ, जो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन परिभाषा को हम देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो पहले हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने, अभी हमने बताया ना, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को दूसरों पे भली भांति प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने
भाव व विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरे के विचारों या भावों को स्वयं समझ पाता है। ये भाषा कहलाती है। ठीक है, देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को अपने स्वयं समझ पाता है। ये आपका भाषा कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की ये सब परिभाषाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। श्याम, और मेरे साथ नोट करते चलिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनकी परिभाषा क्या कहती है? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का, यानी अपने मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, भाषा कहलाता है। ये सभी परिभाषाएं पूछी गई हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारे दूसरी परिभाषा है श्याम सुंदर दास की, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, यानी हमारे और आपके बीच, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की बात हम आपसे कर रहे हैं। तो देखिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा या मत का आदान प्रदान, हम आपसे बोलें, आप हमसे बोलें, आदान प्रदान करने के लिए जो व्यक्त ध्वनि संकेत, जो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, ध्वनि संकेतों का जो मैं व्यवहार आपसे कर रही हूँ, ये क्या है? ये भाषा है। ठीक है, मैं एकदम अपने शब्दों में आपको समझा रही हूँ, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा है पतंजलि की। जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है, जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है, भाषा कहलाती है।
ठीक है, जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है भाषा कहलाती है। एक है मंगलदेव शास्त्री की, ये महत्वपूर्ण है। मंगल देव शास्त्री, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नोट करते चलिए। देखिए ये क्या बोलते हैं मंगलदेव शास्त्री, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी, यानी जो उसके उच्चारण के लिए उपयोगी शरीर अवयवों, यानी शरीर के अंगों, शरीर के भाग, उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से, जैसे अभी हम आपसे हाथ से ही इशारा करते हैं, ये कितना है, ये 1 है, तो ऐसे शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों या मुंह से व्यक्त शब्दों के माध्यम से द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ये भाषा कहलाती है मंगलदेव शास्त्री के अनुसार। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो भाषा की प्रकृति देखते हैं। चलिए, ये तो परिभाषा हो गया, बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन हमने जो पूछी हुई परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण लगा, हमने बस वही आपको नोट कराया हुआ है। भाषा की प्रकृति, भाषा की अपनी प्रकृति भी होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। हर भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है, कोई भी भाषा हो, हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है। आंतरिक गुण अवगुण
होते हैं। आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा वाक्यों से बनती है। भाषा वाक्यों से बनती है। क्षमा कीजिएगा। भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से बनते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य शब्द और ध्वनि। वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ ये क्या हो गई? ये आपके भाषा के अंग हो गए। मूल ध्वनियाँ भाषा के अंग हैं। ठीक है। तो देखिए भाषा इतने से मिल के बना है। तो भाषा की प्रकृति, जैसे भाषा के अपने गुण या स्वभाव को ही भाषा की प्रकृति कहा जाता है। ठीक है। तो हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है। आंतरिक गुण अवगुण सब में होता है। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जिसमें केवल गुण ही गुण हो या केवल अवगुण ही हो। जहाँ गुण है वहाँ दोष भी है, जहाँ दोष है तो वहाँ गुण भी है। ठीक है। ये दोनों का सामंजस्य रहता है। बस कहीं गुण ज़्यादा है दोष कम, तो कहीं दोष ज़्यादा है गुण कम। तो ठीक ऐसे ही भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहा जाता है। हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है। आंतरिक गुण अवगुण दोनों होते हैं। भाषा वाक्यों से बनती है। देखिए भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, ये वाक्य जो है ये शब्दों से बनते हैं और शब्द जो है ये मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ भाषा के अंग कहे जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे। तो भाषा के विविध रूप देख लेते हैं। भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। भाषा विज्ञान को पढ़ने से पहले इन सब बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब आप जाने रहेंगे तो भाषा विज्ञान पढ़ने में और आसानी होगी। ठीक है। चलिए तो पहला है हर देश में भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। भाषा के विविध रूप, तो यहाँ मैं 3 रूपों की चर्चा करूँगी। 3 रूप। हर देश में 3 रूप पाए जाते हैं भाषा के। हर देश में भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। चलिए पहला है बोलियाँ।
ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी मैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा अभी मैं ये भी बता रही हूँ। दूसरा है परिनिष्ठित भाषा, शुद्ध हो जो, परिनिष्ठित भाषा। तीसरा है राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो भाषा के विविध रूप में बोलियां हो गया, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। तो चलिए पहले बोलियां को पढ़ते हैं। बोलियां, ठीक, ये क्वेश्चन बन चुका है। बोलियां किसे कहते हैं? तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली उपभाषा को भाषा कहते हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ये आपके टीजीटी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, बोली कहते हैं। इसको आप इम्पोर्टेंट करके ये परिभाषा याद कर लीजिए। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली। आप 4 ऑप्शन दे देगा। एक में लिख देगा बोली, एक में बी भाषा, एक में उपभाषा और एक में उपबोली। तो आपका आंसर होगा बोलियां। बोली कहते हैं किस, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया है। ठीक है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। एक तथ्य और नोट कर लीजिए, भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। बोली जाती हैं। चलिए, ये तो आपका पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। जो परिनिष्ठित भाषा है व्याकरण से नियंत्रित होती है, यानी व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत, यानी शुद्ध परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन गई। ठीक है। देखिए, परिनिष्ठित भाषा ये व्याकरण के से नियंत्रित होती है। परिनिष्ठित भाषा यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग, यानी परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग
शिक्षा, शासन, साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, यानी व्याकरण में आबद्ध किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है, परिशुद्ध बन जाती है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा इसमें भी नोट कर लीजिए। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं। 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा होती है, जैसे रूस की रूसी, जापान की जापानी, फ्रांस की फ्रांसीसी, बांग्ला की बंगाली भाषा इत्यादि। नोट कर लीजिए ये सब। तो देखिए, राष्ट्रभाषा भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा राजभाषा को गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे रूस की रूसी वहाँ की राष्ट्रभाषा है, जापान की जापानी है, फ्रांस की फ्रांसीसी है, बांग्ला की बंगाली है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति पे।
हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो दोस्तों, हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है? अगर कहीं त्रुटि हो तो कमेंट के थ्रू हमको ज़रूर बताइएगा, जिससे हम भी अपनी कमी को दूर कर सकूं और आप सबका हमें सहयोग मिले। आप लोग सपोर्ट करिएगा दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और जो हमारी कमियां रहेंगी वो हमें बताएंगे, तो मैं अपने आप में और जहां कमी रहेगी उसको मैं सुधार पाऊंगी और अच्छा कर सकूंगी। तो दोस्त देखिए, संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। ये तो आप सभी जानते हैं। जो हमारी हिंदी है ये संस्कृत भाषा की ही उत्तराधिकारी भाषा है और सबसे पहले संस्कृत का ही उद्भव हुआ था। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, पुरानी भाषा है। संस्कृत का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। संस्कृत का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। तो देखिए, यहाँ ये जो मैं पढ़ाई हूँ सबसे एक एक तथ्य, एक एक क्वेश्चन सब पॉइंट से पूछे गए हैं। जितने हेडिंग में देके बताई हूँ सब में एक एक को एक बोली वाला आया। एक बोली जो परिभाषाएं लिखाई वो परिभाषाएं पूछी गई हैं, जिसको आप सब तैयार करते चलिए। भाषा विज्ञान में परिभाषाएं हो गया, किस बोली का कहाँ से उद्भव हुआ है, ये किस अपभ्रंश की बोली है, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, तो भाषा विज्ञान ये सब जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये आपको अच्छे से तैयार करने चाहिए। ये परीक्षा में एक एक नंबर बचा देते हैं और इसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ये गलत होने के कम चांस रहते हैं। और जो साहित्य है, साहित्य आपका उसमें बहुत पढ़ना है। एक है नाम की कई रचनाएं हैं, अन्य विधा में हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कितना भी आप तैयार किए रहिए। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे पार्ट आपका संस्कृत साहित्य हो गया, व्याकरण आप एकदम मजबूत बनाइए अपना। और संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य जैसे ये सबसे आपसे यहाँ से प्रश्न में परीक्षा में गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, चलिए, संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। इसका प्राचीन रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। टीजीटी पीजीटी में एग्जाम बन चुका है कि संस्कृत सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, संस्कृत को आर्य भाषा, देवभाषा, आर्य भाषा या देवभाषा भी कहते हैं। अनुमान है संस्कृत
लगभग 3500 वर्ष पुराने हैं। संस्कृत को आर्य भाषा, देव भाषा भी कहा जाता है। अनुमान है कि संस्कृत लगभग 3500 वर्ष पुराने हैं। बताइए, इतनी पुरानी भाषा है संस्कृत। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी भाषा है। संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा हिंदी है। ठीक है। चलिए अगला तथ्य देखिए। 1961 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 1652 भाषाएं 1961 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। बोली जाती हैं। संसार की 9 भाषा परिवारों में चार भारत में पाई जाती हैं। भारत में पाई जाती है। तो कौन कौन सी हैं? एक है आर्य भाषाएं, दूसरा है आपका द्रविड़ भाषाएं, तीसरा है आपका मुंडा भाषाएं, चौथा है तिब्बत वर्मी भाषाएं। तो देखिए संस्कृत को आर्य भाषा, देव भाषा भी कहते हैं। अनुमान है कि संस्कृत लगभग 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। 1961 हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी भाषा है। 1961 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। जब 1961 की जनगणना हुई थी तो उस समय भारत में कुल 1652 भाषाएं बोली जाती थी। संसार के 9 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार भारत में पाई जाते हैं। तो कौन कौन? आर्य भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, मुंडा भाषाएं और तिब्बत वर्मी भाषाएं। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। इसके आगे और पढ़ाती लाइट चली गई है। अब नेक्स्ट दिन पढ़ाऊँगी। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमें सपोर्ट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।